लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता मारिया कोरिना मचाडो की कहानी बताई गई है, जो वेनेजुएला की आयरन लेडी कही जाती हैं। लेख कहता है कि जिस महिला को अपने ही देश में चुनाव लड़ने से रोक दिया गया, जिसे छिपकर रहना पड़ रहा है, उसी को आज दुनिया ने लोकतंत्र की मशाल थामे रखने के लिए सम्मानित किया है। मचाडो, जो विपक्षी पार्टी वेनेट वेनेजुएला की नेता हैं, सालों से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। उन्होंने 2002 में जब राजनीति में कदम रखा, जब वो सिविल संस्था सुमेट की सह संस्थापक बनी और उस समय के राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज को हटाने के लिए जनमत संग्रह कराया। उस दौर में उन पर देशद्रोह के आरोप लगे, परिवार को धमकियां मिली और बच्चों को सुरक्षा के लिए विदेश भेजना पड़ा। मगर उन्होंने पीछे हटना नहीं सीखा। 2023 में मचाडो ने विपक्षी दलों के राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में जबरदस्त जीत दर्ज की थी, लेकिन अगले ही साल वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने उन पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। उन पर अमेरिकी प्रतिबंधों का समर्थन करने, भ्रष्टाचार और विदेशी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप लगाए गए। इसके बाद भी उन्होंने अपने प्रतिनिधि उम्मीदवार एडेमोंडो गोजालेल के लिए प्रचार जारी रखा। आज वो छिपकर देश के भीतर रह रही हैं, जबकि उनके कई सहयोगी जेल में हैं या निर्वासन में। नोबेल समिति ने उनके नाम की घोषणा करते हुए कहा कि मचाडो लोकतंत्र और शांति की उस लौ को जलाए रखे हुए हैं जो वेनेजुएला के अंधेरे में बुझी नहीं। समिति ने माना कि उन्होंने तानाशाही से लोकतंत्र की शांतिपूर्ण राह बनाने के लिए असाधारण साहस दिखाया है। वो पिछले साल यूरोपीय संघ के मानवाधिकार पुरस्कार सकारोव प्राइज की भी विजेता रह चुकी हैं। लेख ये भी बताता है कि मचाडो उस सम्मान को न सिर्फ अपने लिए बल्कि वेनेजुएला के उन लोगों के लिए मानती हैं जो आज भी लोकतंत्र की उम्मीद नहीं छोड़े हैं। उनके छिपे होने के बावजूद वो सोशल मीडिया के जरिए अपने समर्थकों से लगातार जुड़ी हैं और कहती हैं, हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। लेख के अंत में अल जजीरा ये संदेश देता है कि ऐसे समय में जब दुनिया भर में तानाशाही और असहमति पर दमन बढ़ रहा है, मचाडो जैसी महिलाएं ये साबित कर रही हैं कि लोकतंत्र को हथियारों से नहीं, हौसले से बचाया जाता है। यही वजह है कि नोबेल समिति ने इस साल का पुरस्कार किसी सत्ता में बैठे नेता को नहीं, बल्कि आवाज दबाए जा रहे लोगों की प्रतिनिधि को दिया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित संपादकीय में अमेरिकी लोकतंत्र के एक खतरनाक मोड़ की ओर ध्यान दिलाया गया है, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने निजी बदले और राजनीतिक दुश्मनी के लिए कानूनी व्यवस्था को हथियार बना रहे हैं। लेख कहता है कि ट्रंप अब न्याय और कानून के तंत्र का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को डराने और खत्म करने के औजार के तौर पर कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के न्याय विभाग ने न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स के खिलाफ बैंक फ्रॉड का मामला दर्ज किया। वही जेम्स जिन्होंने ट्रंप के कारोबारी घोटालों पर मुकदमे किए थे। पहले जब सरकारी वकीलों ने सबूतों की कमी की वजह से केस ना चलाने का फैसला किया, तो ट्रंप ने उस वकील को हटा दिया और अपने करीबी सहयोगी को नियुक्त कर दिया, जिसने जाकर चार्जशीट दाखिल कर दी। यही नहीं, ट्रंप ने अपने पुराने विरोधी एफबीआई के पूर्व डायरेक्टर जेम्स कोमी पर भी मुकदमा चलवाया। टाइम्स लिखता है, ये सब किसी अपराध के आधार पर नहीं, बल्कि ट्रंप की व्यक्तिगत रंजिश के चलते हो रहा है। पहले के राष्ट्रपति अपने राजनीतिक हितों से न्याय विभाग को दूर रखते थे, ताकि कानून पर भरोसा बना रहे। लेकिन ट्रंप ने इस परंपरा को तोड़ दिया। वो न सिर्फ विभाग में अपने वफादार लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं, बल्कि उन अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं जो उनके खिलाफ जांच करने की हिम्मत दिखाते हैं। लेख का तर्क है कि ट्रंप का ये रवैया अमेरिकी लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। ये संदेश देता है कि सत्ता में बैठे व्यक्ति से असहमति जताने की सजा जेल हो सकती है। यानी अब कानून न्याय के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रपति की मर्जी से तय होगा कि कौन अपराधी है और कौन नहीं। संपादकीय अंत में चेतावनी देता है, अगर अमेरिका का न्यायतंत्र राजनीतिक बदले का औजार बन गया, तो इस सिर्फ ट्रंप के विरोधियों की हार नहीं होगी,
बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र की आत्मा की हार होगी, क्योंकि न्यायपालिका पर भरोसा खत्म होना किसी भी लोकतंत्र के अंत की शुरुआत होती है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में चेतावनी दी गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के नाम पर दुनिया एक नई आर्थिक बुलबुले में फंसती जा रही है, और इस बार भी पूंजीवाद ने खुद को बचाने की कोई नई व्यवस्था नहीं बनाई है। जैसे 1990 के दशक में डॉट कॉम बबल फूटा था, वैसे ही अब एआई कंपनियों के शेयर आसमान छू रहे हैं। लेकिन अगर जरा भी भरोसा टूटा तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। संपादकीय बताता है कि दुनिया के केंद्रीय बैंकों और आर्थिक नियामकों ने चेतावनी दी है। एआई की दौड़ में निवेशकों का व्यवहार अब खतरनाक हद तक अंधा और लालची होता जा रहा है। कुछ कंपनियां जिनके पास न उत्पाद हैं न मुनाफे की ठोस योजना, वो भी अरबों डॉलर जुटा रही हैं, बस इसलिए कि एआई उनका लेबल है। यही पागलपन पहले भी देखा गया था, चाहे वो 1630 के दशक की ट्यूलिप मैनिया हो या 2000 की डॉट कॉम क्रैश। इतिहास बार बार बताता है कि जब मुनाफे के लालच में निवेश बेकाबू हो जाता है तो अंत में गिरावट भी उतनी ही तेज होती है। लेख अर्थशास्त्री हाइमन मिन्स्की के विचारों का जिक्र करता है, जिन्होंने कहा था कि पूंजीवाद का असली खतरा उसके भीतर ही है। जब बाजार ज्यादा स्थिर दिखते हैं तभी लोग ज्यादा जोखिम लेते हैं। मिन्स्की के मुताबिक पूंजीवाद सिर्फ नैतिक अनुशासन से नहीं बल्कि संस्थागत नियंत्रण से ही टिकाऊ रह सकता है। यानी ऐसी व्यवस्था चाहिए जो सट्टे के बजाय समाज के हित में निवेश को बढ़ावा दे। संपादकीय ये भी याद दिलाता है कि एआई क्रांति भले दुनिया को बदल सकती है, लेकिन अगर उसकी दिशा सिर्फ शेयर बाजार के लालच से तय होगी तो उसका नतीजा विनाशकारी होगा। ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन और अमेजन के जेफ बेजोस तक ने कहा है कि मौजूदा वैल्यूएशन पागलपन की हद तक पहुंच गए हैं। इसलिए द गार्जियन का निष्कर्ष साफ है, जोखिम लेने वालों को दोष देना नहीं बल्कि ऐसा पूंजीवाद बनाना जरूरी है जो अपने ही लालच से बच सके। यही असली आर्थिक सुधार है जो सिर्फ मुनाफे नहीं, समाज की स्थिरता की गारंटी देता है। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय में आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट को लेकर चिंता जताता है। अखबार कहता है कि हर साल दीपावली से पहले ऐसे हादसे दोहराए जाते हैं और हर बार जांच, ऑडिट और रोक की घोषणाएं तो होती हैं, लेकिन जमीनी सुधार कभी नहीं होते। ये हादसा पी सावरम गांव की एक पटाखा इकाई में हुआ, जहां बिजली की वजह से आग लगी और धमाका इतना जोरदार था कि दीवार ढह गई और 8 लोगों की जान चली गई। जिले में करीब 18 लाइसेंस प्राप्त इकाइयां हैं, जिनका हाल ही में सुरक्षा ऑडिट भी हुआ था। लेकिन इस हादसे से साफ है कि या तो ऑडिट सिर्फ औपचारिकता थी या सुरक्षा मानकों का पालन ही नहीं हुआ। अखबार कहता है अगर ऑडिट सही ढंग से हुआ होता तो इतनी बड़ी त्रासदी टल सकती थी। संपादकीय ये भी याद दिलाता है कि कोनसीमा गोदावरी बेसिन क्षेत्र में स्थित है, जहां तेल और गैस की पाइपलाइनें और ड्रिलिंग सेंटर है। अगर आग वहां तक पहुंच जाती तो तबाही और भी भयानक होती। यानी ये सिर्फ एक फैक्ट्री का हादसा नहीं बल्कि बड़े खतरे की चेतावनी है। देश में तमिलनाडु को छोड़कर पटाखा उद्योग किसी भी राज्य में संगठित रूप से नहीं चलता। इसलिए ना तो यहाँ मजदूरों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है, ना ही सुरक्षा नियमों पर निगरानी का स्तर। लाइसेंस देने और सुरक्षा तय करने की जिम्मेदारी पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन की होती है, जिसके पास कड़े नियम हैं। जैसे कि बिजली के उपकरण तभी चलाए जा सकते हैं जब कोई इंसान मौजूद ना हो, लेकिन कोनसीमा में ये सारे नियम नजरअंदाज कर दिए गए। अखबार का साफ कहना है ये हादसा सिर्फ लापरवाही का नतीजा नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी का आईना है। भारत को अब ये समझना होगा कि विस्फोटकों और ज्वलनशील पदार्थों से जुड़ी इकाइयों में सुरक्षा नियम कागज पर नहीं, जमीन पर लागू होने चाहिए। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news
talk shows,